हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भारती वर्मा द एजुकेशन वायर चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार ना हिंदी भाषा को समझने के लिए ना बेस का काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण क्या होते हैं, वर्ण की क्या परिभाषा है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हुए अल्प प्राण, महाप्राण, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सारी चीज़ों को आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण ना उस मूल ध्वनि को कहते हैं कि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, वर्ण, ये वर्ण, ठीक है, म, ल, व, क, ये जो सारे हैं ना ये वर्ण हैं। इसके और खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। अच्छा, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ये हम जानते हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर की क्या परिभाषा है, व्यंजन की क्या परिभाषा है, स्वर कितने हैं और मात्राएं कितनी हैं, ये दोनों चीजें हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं वर्ण और स्वर व्यंजन के बारे में। पढ़ने से पहले हम छोटी सी एक बात करते हैं कि ध्वनि क्या है। मानव मुख से जो साउंड क्रिएट्स होते हैं ना, उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है, वर्ण हिंदी भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई जो है वो ध्वनि है, उसी ध्वनि को वर्ण कहा गया है। ठीक है, और वर्णों को व्यवस्थित करने वाले समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है, उसी ध्वनि को वर्ण कहा गया है। और वही जो वर्णों के समूह को एकत्रित करती है ना, उसे वर्णमाला एकत्रित करती है, व्यवस्थित करती है, उसे वर्णमाला कहा गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं वर्ण कितने प्रकार के हैं। वर्ण हैं दो, दो प्रकार के। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है, अब इन दोनों को ना बहुत सरल भाषा में समझते हैं कि स्वर कैसे हैं और व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण, मतलब जो हमारा ये कंठ से लेकर मुख तक का जो हिस्सा है, मैं इसको एक ड्रॉ के माध्यम से समझाती हूँ। ये यहाँ से ऐसे करके ये जो आ गया हमारा, ये वाला जो हिस्सा है ये कंठ, हमारा ये जो कंठ है, और ये जो है ये हमारा मुख। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कंठ है, उससे थोड़ा सा ऊपर का जो हिस्सा है वो है हमारा तालव्य, तालव्य बोलते हैं उसको। और उससे थोड़ा सा ऊपर जो है उसको बोलते हैं मूर्धा। ठीक है, और उससे ऊपर का हिस्सा जो है वो हमारा दंत है, और उससे ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला जो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ओष्ठ है। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण मुख में, मुख विवर से जो हम उच्चारण करते हैं, जिस ध्वनि का जो मानव मुख साउंड क्रिएट करता है, अगर बिना रुकावट के हमारी प्राण वायु हमारे मुख से बाहर निकल रही है तो उसे, तब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं। बिना रुकावट के जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, और जो व्यंजन है, व्यंजनों का उच्चारण जब हम करते हैं, ये स्वरों का उच्चारण तो जो हमारी प्राण वायु है, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ है, इन सब में से बिना दबाव के जो हमारी प्राण वायु हमारे मुख से जो साउंड क्रिएट हो रही है, बिना दबाव के जब निकलती है तो हम स्वरों का उच्चारण बहुत आसानी से कर लेते हैं। परंतु जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं ना, तो हमारी जो प्राण वायु है वो कंठ पे दबाव डालती है, तालव्य पे, फिर मूर्धा थोड़ा सा ऊपर, फिर दंत, फिर ओष्ठ है। ठीक है, इन सारी जगहों पर जब हमारी जो साउंड्स हम क्रिएट कर रहे हैं, जब दबाव डालते हैं तो वहाँ वो हम व्यंजन बोलते हैं, तब हम व्यंजनों का उच्चारण कर पाते हैं। आपने देखा होगा जो बहुत 6, 7, 8 महीने का जो बच्चा होता है ना, वो लेटे 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 ना कुछ कुछ साउंड्स क्रिएट करता है, आ ई ई सब, ये सब। ठीक है, तो वो ना
स्वरों का उच्चारण करता है। ये बात ना गलत कही जाती है कि जो बच्चा है वो पहला शब्द माँ या पापा या कुछ ऐसा बोलता है। नहीं, वो ना स्वरों का उच्चारण करता है, क्योंकि जो हमारा ये जो मुख विवर का जो हिस्सा है, जो हमारा ये मुख विवर है, कंठ से लेकर ओष्ठ तक का, जब तक परिपक्व नहीं होगा अंदर का जो सिस्टम सारा, तब तक हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्वरों का उच्चारण जो होता है वो हमारी जो प्राण वायु है, बिना कंठ, तालव्य, मूर्धा, मूर्धा और ये दंत और ओष्ठ बिना दबाव डाले जब बाहर निकलती है, तो हम स्वरों का उच्चारण कर पाते हैं आसानी से। ठीक है, अब इनमें जो मेजर डिफरेंस था समझ लिया ना, स्वर और व्यंजनों में इनको अलग अलग इसलिए रखा गया है। ठीक है, स्वर की जो परिभाषा है, सांस जब हमारी जो प्राण वायु जो सांस है बाहर निकल रही है, वो कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से बिना दबाव डाले बाहर निकलती है, तो हम स्वरों का उच्चारण कर पाते हैं, तो वहाँ स्वर कहा जाता है। ठीक है, और जब इन जगहों पर, जैसे मैंने बोला क, तो ना क जो है आप बोलकर देखोगे ना, तो क कंठ पर प्रेशर दे रहा है, क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, तो ये जो पूरा वर्ग आता है ना, क वर्ग जो है वो पूरा कंठ से बोला जाता है। उसके बाद अभी आगे सीखेंगे इसको। फिर आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, या। ठीक है, ये जो सारा च वर्ग है ना, ये कहाँ से बोला जा रहा है? तालव्य से। ठीक है, उसके बाद मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ऐसे हम पूरा वर्ग अभी सीखेंगे। तो पहले ना स्वरों पे डिटेल में बात कर लेते हैं कि स्वर की परिभाषा तो हमने समझ ली है। अब स्वर कितने होते हैं? ठीक है, स्वर स्वर हिंदी में 11 माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? अ, आ, ई, ई, उ, उ, री को बाद में मेंशन करते हैं, ए, ए, ओ, उसके बाद औ। ठीक है, अब एक अलग, ये तो हो गए 10, और एक री। ठीक है, री मैंने अलग से इसलिए लिखा है ताकि मैं इसके बारे में बता पाऊं। री जो है ना, वो संस्कृत के शब्दों में अधिकतम प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको हमने संस्कृत से डायरेक्ट ऐसे ही लिया है, और इसके जो शब्द होते हैं जो हिंदी में डायरेक्ट प्रयोग किए जाते हैं सीधे सीधे, उनको तत्सम शब्द भी कहा गया है। जैसे कि ऋषि, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, ऋषि, गृही, इसकी जो मात्रा होती है वो ऐसे करके लगती है। ठीक है ना, गृही, और ये हो गया मातृ। ये जो सारे शब्द है ना, ये संस्कृत से एज इट इज लिए गए हैं, मगर मेरा समझाने का मतलब यहाँ पे ये था कि हम लोगों का जो उच्चारण है ना, वो इसकी मात्रा जो है री लगती है नीचे, लेकिन हम लोगों का जो उच्चारण है ना, वो गलत करते हैं लोग। हमारे यहाँ बोलते हैं गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य कोई शब्द नहीं है, गृह कार्य ये तो कोई शब्द है ही नहीं। ग्रह तो फिर वो प्लैनेट हो गया ना, जुपिटर, मार्स, ये सारा। सही शब्द होता है गृही कार्य। ठीक है, मातृ, मातृ माने माँ, लेकिन हमारे यहाँ क्या बोला? मातृ। ठीक है, ये मातृ थोड़ा वो वाला हो गया, मातृ। इसको ना उच्चारण सही रखना है, इसलिए मैंने री को थोड़ा सा अलग रखा था कि मैं उसके बारे में बता पाऊं। ठीक है, अब एक चीज और, ये हमने स्वर कितने बताए हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। ठीक है, लेकिन हमने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा था, अ से लेकर अह तक, वो हमने पढ़े थे 13। लेकिन अंग और आहा जो हमने पढ़े थे बचपन में कि 13 स्वर होते हैं, लेकिन नहीं, अंग और आह जो है वो व्यंजन ही है, उनको व्यंजन माना, उनको व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया है, वो स्वर नहीं है। लेकिन अ से लेकर री, ओ तक, और री इसके बीच में जो आता है, वो 11 स्वर हैं। और मात्रा कितनी होती है, यहाँ पर डिफरेंस समझने वाली बात है कि मात्रा हिंदी में ना 10 है। ये हमारी हमेशा मिस्टेक होती है कि हमने याद कर लिया स्वर 11 है तो मात्रा भी 11 है। नहीं, मात्रा 10 होती है, स्वर 11 होते हैं। अब मात्रा 10 कैसे हैं, स्वर 11 कैसे हैं? आ की जो होती है ना, आ की कोई मात्रा नहीं होती। मैंने यहाँ पे लिख दिया क,
ठीक है। तो का तो अपने आप का मतलब जो भी व्यंजन लिखा जा रहा है बिना हलंत के, तो वहां पर तो ऑटोमेटिकली ये बात मतलब फिक्स्ड है कि उसके संग आ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, स्वर उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर स्वर उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, अगर इस समय ऐसे लिखूंगी तब ये का बना। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ इसको इतना लिखा है तो ये आधा का माना जाएगा, पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आ की तो कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हिंदी में केवल 10 मात्राएं हैं और 11 स्वर हैं। ये बात फिक्स्ड है। ओके। अच्छा, अब मैंने अगर इसको, मैं जो चीज क्लियर करना चाह रही थी कि 10-11 का जो डिफरेंस है क्या है, अगर मैंने लिखा तो का की आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए अपने आप में संपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये का बन गया। इसके बाद अगर मैंने इसे ऐसे कर दिया तो ये की बन गया। अगर इसके बाद मैंने ये वाली मात्रा हटाकर इधर कर दिया तो छोटी की बन गया। ठीक है। अच्छा, अब स्वरों के भी 3 भेद आ जाते हैं। ठीक है, स्वरों के स्वर हैं कितने हमारे 11 और इसके भेद कितने हैं 3। अब बात करते हैं स्वरों के। स्वरों के कितने भेद हैं? स्वर स्वर के ना 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, ठीक है, इन्हीं स्वरों को मूल स्वर कहा गया है। ये कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर केवल 4 हैं। अ, ई, उ, री। ठीक है, जो संस्कृत से सीधे सीधे लिया गया है। अब दूसरा है इसका दीर्घ स्वर। इसमें है आ, ई, उ, ए। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है कि छोटा ए बड़ा ए, भाषा को ना भाषा के सेंस में ही पढ़ना चाहिए, वरना गड़बड़ होती है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ। लोग इसे छोटा ओ बोलते हैं। ठीक है, ये बोलचाल का एक सेंस है, मगर ये ओ है और ये जो है वो औ, और ये है 6-7, और ये हो गए 7 हमारे, ये पूरे 7। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7। और ह्रस्व स्वर कितने हो गए? 4। तो स्वर हमारे कितने हमने लिखे थे? 11। ठीक है, मात्रा कितनी है हमारी? 10। ये चीज क्लियर हो गई। स्वर 11 होते हैं, आ की कोई मात्रा नहीं होती। 4 ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। इसके बाद एक आता है प्लुत। ठीक है, अब स्वर की जो परिभाषा है वो ये है कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो स्वर, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वो दीर्घ स्वर। ठीक है, और जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व स्वर। अब आता है प्लुत स्वर। इसका प्रयोग जो है वो बहुत कम हुआ है, मगर हुआ है। प्लुत स्वर में ये होता है कि इसमें ना 2 मात्रा से अधिक, इसके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है। जैसे 2-3, किसी किसी किताब में 4 भी लिखा रहता है, किसी किसी में 2, किसी में 3। इसका जो उदाहरण है वो है, जैसे हम एक ध्वनि होती है ना ओम। अब ओम ऐसे करके बोला जाता है, और कई कई जगह ना ओम ऐसे करके लिखा भी रहता है, ओम। ठीक है, तो इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, और ह्रस्व स्वर में एक मात्रा के उच्चारण का समय लगता है, और दीर्घ में 2 मात्रा के उच्चारण का समय लगता है। प्लुत में 3-4, किसी किसी किताब में 4-5, ये आप अपने आप मान सकते हैं कि ओम या सोहम ऐसे करके जो जो शब्द दिए गए हैं वो ये हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या है? स्वरों की बात कर ली, स्वर 11 होते हैं, मात्रा 10 होती है, आ की कोई मात्रा नहीं होती, ह्रस्व स्वर 4 हैं और दीर्घ स्वर 7 है।
अब आते हैं हम व्यंजन पर। ठीक है, व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा तो अभी हमने पढ़ी थी कि जिनके उच्चारण में हमारी जो प्राण वायु, हम मानव मुख से जो ध्वनि निकल रही है वो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य पर दबाव डालते हुए बाहर निकलती है, तब हम व्यंजनों का उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो वर्ग है ये है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, लेकिन जो इसे कहते हैं इसको पंचम वर्ण कहते हैं, पंचम वर्ग, सॉरी वर्ण नहीं, पंचम वर्ग कहा जाता है इसे। ठीक है, ये पंचम वर्ग में आता है। अब मैं जो बताना चाह रही हूँ इसमें, वो ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे अभी जो मैंने बताया था कि जो व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी प्राण वायु होती है वो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य पर दबाव डालते हुए बाहर निकलती है, तो इनका उच्चारण बताना चाहती हूँ मैं। अब ये जो है क का जब हम उच्चारण करेंगे ना तो इसको कंठे कहा गया है, क ख ग घ ड़। ठीक है, तो अड़ा जब बोल रहे हैं ना इसको, क ख ग घ अड़ा, तो जो जितना जो हमारी प्राण वायु जो प्रेशर जा रहा है ना वो कंठ पे जा रहा है। ठीक है, क ख ग घ अड़ा। आप बोलकर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, सुनने से ज्यादा जब अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना तो पता चलता है। ठीक है, उसके बाद जो च वर्ग है इसका उच्चारण करिए, च, छ, ज, झ, या। ठीक है, अब इसका जितना भी प्रेशर जा रहा है ना वो कंठ से थोड़ा सा ऊपर तालव्य पे जा रहा है, ये तालव्य में आता है। ठीक है, तालु से इसका उच्चारण हो रहा है। उसके बाद जो ये आ रहा है ना ट ठ ड ढ ढ़, इसके साथ ना दो और भी है, ढ़ और ढ, ऐसे करके देखा होगा आपने। ठीक है, ये ना ज्यादातर खड़ी बोली में प्रयोग किया गया है। हिंदी का जो कर्कश रूप है ना भाषा का, उसके अंदर हरियाणा में ड़ और ढ़ इसका यूज किया जाता है। ये सॉफ्ट स्पोकन है एकदम, और ये थोड़ा सा कर्कश रूप है उसका। अब मैं बात कर रही थी ट ठ ढ ढ ण, ये। ठीक है, ये जो है ना इसका सारा प्रेशर मूर्धन्य बोला गया है इसको। ठीक है, मूर्धा पे जा रहा है, कंठ से आप जब बोलेंगे ना ट ठ ड ढ ड़, तो जो जब हमारी जो जबान जिस स्थान को, जिस प्लेस को टच करती है ना उसे मूर्धा कहते हैं। ठीक है, तालव्य और दंते के बीच का जो हिस्सा आ रहा है। अब ये आता है त थ द ध न, ये है सारा दंत्य। आप बोलेंगे ना त, जो हमारी जीभ है ना वो दांतों के ऊपर वाले हिस्से को टच करती है, त थ द ध न। ठीक है, अब उसके बाद आता है प वर्ग। प वर्ग क्या है, ओष्ठ है। आप जब उच्चारण करेंगे ना सारे जो शब्द हैं प फ ब भ म, सारे शब्द हमने होठों के, ओष्ठ के सहयोग से बोले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है य र ल व, इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए स्पर्श व्यंजन। ये है हमारे, यहाँ तक जो थे ना वो स्पर्श व्यंजन थे। च छ ज झ झ को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो कहा गया है सिर्फ इतने को, इसको नहीं, सिर्फ इतने वाले हिस्से को स्पर्श संघर्षी कहा गया है। अगर मैं यहाँ से ऐसे करके लिख दूं तो ये जो है स्पर्श संघर्षी बोला गया है इनको। और ये सारे जो है वो ये 25 जो है हमारे ये स्पर्श व्यंजन है। ये जो है ना ये चार जो है, चार का जो पहरा है, ये चार जो व्यंजन है हमारे, ये है अंतस्थ व्यंजन कहा गया है इनको। ठीक है, अब य और व, य और जो वा है हमारे, इनको क्या कहा गया है, अर्ध स्वर। क्यों?
अर्धस्वर इन्हें क्यों कहा गया है? केवल य और व को अर्धस्वर इन्हें इसलिए कहा गया है कि इन्हें आप जब उच्चारण करेंगे य और व, मैं इधर बताती हूँ थोड़ा सा ऐसे करके, य और व, जब आप इन्हें उच्चारण करेंगे ना तो इनमें ना स्वर के उच्चारण से तो अधिक समय लगा है, परंतु व्यंजन के उच्चारण से कम समय लगा है, तो इन्हें अर्ध स्वर कह दिया गया है। अर्ध व्यंजन, सॉरी, अर्ध व्यंजन कह दिया गया है इनको, ठीक है। लेकिन जो अब आता है र और ल। र क्या है? र, जब हम र का उच्चारण करते हैं, र व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी जबान है ना वो ना थोड़ा सा बेलन की तरह मोल्ड होती है, उसके बाद वापस आती है। र बोल के देखेंगे ना तो ऐसा ही हो रहा है। तो जो र है ना, र को लुंठित व्यंजन कहा गया है। लुंठित व्यंजन। अब आता है ल। ला को पार्श्व बोला गया है। ला को पार्श्व व्यंजन बोला गया है। ला को पार्श्व का मतलब होता है, जैसे लता मंगेशकर के संदर्भ में कहा गया था, लता मंगेशकर पार्श्व गायिका हैं। ला मतलब, ला को पार्श्व इसलिए कहा गया है, जो मतलब पार्श्व का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक उदाहरण बताया ना आपको कि पार्श्व गायिका है, तो मतलब गा कोई और रहा है, प्लेबैक में जिसे बोला जाता है, और दिख कोई और रहा है। तो जब हम ला बोल रहे हैं, ला, तो जो हमारी जबान है ना, जो हवा है, जो ध्वनि निकल रही है, जो वो ना इसके साइड से निकल रही है, जीभ के, बोल के देखेंगे ना आप ल, तो जो साइड से निकल रही है, इसको इसलिए पार्श्व व्यंजन कहा गया है, ठीक है। श, श, स, ह, इनका उच्चारण ठीक करना चाहिए। श, श, स, ह, ये जो चारों है ना, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो एक ना गर्म हवा का, इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है, थोड़ा ना गर्म हवा का एहसास होता है। श, श, स, ह, जब आप बोल के देखेंगे ना तो खुद महसूस होगा कि ठीक है, थोड़ा ऊर्जा ज्यादा बोलने में लग रही है। तो श, श, स, ह में इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। य और व कितने अर्ध व्यंजन है, र लुंठित व्यंजन है, ल जो है वो पार्श्व व्यंजन है, श, श, स, ह जो है ऊष्म व्यंजन है, क, ख, ग, घ, ड़ कंठ से उच्चारण हो रहा है, च, छ, ज, झ, ण का तालव्य से ट, ठ, ड, ढ, ण, या सॉरी ट, ठ, ड, ढ, ण, मूर्धन्य त, थ, द, ध, न, दंत्य प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ है, ठीक है। अब दो चीज जो ये रह गई, ढ और ढ, जिसका मैं बता रही थी कि ज्यादातर हरी खड़ी बोली हरियाणा में इसका कर्कश रूप में प्रयोग किया गया है, इसको गौण और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा गया है। गौण व्यंजन या उत्क्षिप्त, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा गया है इसको, और गौण व्यंजन भी कहा गया है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन कौन से थे, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा, ओके। और जो चीज़ समझ ना आए आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उसको बता पाऊँ, ओके।